हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इक्विलिब्रियम के यहाँ पर सारे के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास 11th का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और बहुत बच्चों को समझ नहीं भी आता है, तो इसीलिए इस चैप्टर पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चले जाएंगे। ठीक है, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कुछ यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल भी हैं। जैसे कि यहाँ पे अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बच्चे अगर आपको आ रहा है तो आप कीजिए, वरना मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वी नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द के सी एंड के पी इज़ दिस। तो जब आपने पढ़ी होगी तो के पी एंड के सी में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन फॉर द रिएक्शन। अब ये हमारे पास रिएक्शन दी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिंपली ये करना है कि इन्होंने क्या पूछा है, डेल्टा एन पूछा है। तो डेल्टा एन जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, डेल्टा एन जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इन अ प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन अ रिएक्टेंट साइड। इजी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल इन अ प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल इन अ रिएक्टेंट साइड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस फेस में होने चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो यहाँ पे देखेंगे, हाँ यहाँ पे ये तो गैसियस फेस में है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट तो 2 है, माइनस यहाँ पे ये तो सॉलिड में है, तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। देन हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ईजी था ना। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 गिव्स यहाँ पर HI। ठीक है, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री जो एनर्जी होती है हमारे पास डेल्टा एनर्जी वो ग्रेटर देन 0 है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इसके लिए। तो बच्चे जब आप ये चैप्टर करोगे तो बहुत सारे रिलेशंस आएंगे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे उनसे यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। जैसे कि एक रिलेशन जब आपने पढ़ा होगा तो ये उसी पे कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डेल्टा, अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो डेल्टा जी है हमारे पास, अगर डेल्टा जी जो हमारे पास है वो क्या यहाँ पे कह रहे हैं, ये ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 मतलब क्या मैं कह सकती हूँ कि डेल्टा जी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। इतना तो मैं कह सकती हूँ ना, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर डेल्टा जी से रिलेशन में अगर आपने कोई एक फॉर्मूला पढ़ा हो तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि डेल्टा जी जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, 2.030, ये माइनस में होता है, NRT log K। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूँ एक बेसिक चीज़ कि यहाँ पर पूछ क्या रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पूछा जा रहा है यहाँ पे हमारे पास। तो अगर यहाँ पे हमसे के पूछा जा रहा है तो बच्चे आप देखोगे कि के जो है ना, हमको ऐसा लेना पड़ेगा कि यहाँ पर डेल्टा जी जो आए वो पॉजिटिव आए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब एक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसके तरीके से आपको समझ के चलना है कि इससे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आगे जाके। तो यहाँ पे देखोगे जब आप यहाँ पर डेल्टा जी के लिए अगर हमें पॉजिटिव चाहिए तो जो के हमारे पास होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पर के क्यों मैं बोल रही हूँ लेस देन 1 होगा, तो यहाँ पर जो है जैसे कि सपोज़ करो मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, जैसे कि 10 की पावर -2 ले लिया सपोज़। ठीक है, तो 10 की पावर -2 लेंगे तो यहाँ पे जो लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आगे आएगा। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ बट एक ओवरव्यू दे रही हूँ। मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे ये माइनस में ऑलरेडी है तो ये भी यहाँ पे माइनस में है, ये भी यहाँ पे माइनस में है, तो अकॉर्डिंग टू विच यहाँ पर आगे जाके जो डेल्टा जी है वो यहाँ पर क्या आएगा, वो आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो जब के जो है हमारा लेस देन 1 आएगा तो ही हमारा डेल्टा जी यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा ऑप्शन जो है वो 4th करेक्ट हो जाता है, लेस देन 1 यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग द फिजिकल प्रोसेस। अब थर्ड क्वेश्चन में हमसे यही कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आपको चैप्टर को थ्योरली भी पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम इज़ पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल होगा जब क्लोज सिस्टम होगा एक गिवन टेम्परेचर पे। ये बिल्कुल सही बात है बच्चे, इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे हमारे पास क्लोज सिस्टम होगा ऑब्वियसली। ठीक है ना। अब यहाँ पे सेकंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सारी मेजरेबल
मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ जो सिस्टम की है वो कांस्टेंट है। जैसे कि मैं आपसे बताऊं, जैसे कि कंसंट्रेशन है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वो तो सेम रहेगा ना, सिस्टम के अंदर जो चीज़ है वो तो रिमेन कांस्टेंट रहेगी, तो ये भी एक सही चीज़ है। अब यहाँ पे थर्ड कहा जा रहा है ऑल द फिजिकल प्रोसेस स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। नहीं बच्चे, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस है, तो वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में प्रोसेस कोई भी स्टॉप हो ही नहीं सकती, ठीक है। इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टॉप नहीं करता कोई भी प्रोसेस को, वहाँ पे वो चीज़ हो रही होती है, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस हो रही होती है, स्टॉप नहीं होता इक्विलिब्रियम पे, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम डायनामिक भी हमने पढ़ा था, है ना। अब फोर्थ ऑप्शन को भी यहाँ पे देख लेते हैं। द अपोजिंग प्रोसेस ऑकर एट अ सेम रेट, देयर इज अ डायनामिक बट स्टेबल कंडीशन। क्या कह रहे हैं, अपोजिंग प्रोसेस ऑकर एट अ सेम रेट, मतलब मैंने बोला जैसे कि एक रिएक्शन है, वो फॉरवर्ड भी जा रही है, वो बैकवर्ड भी जा रही है, तो क्या हुआ यहाँ पे, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ ना। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या था, मूविंग यहाँ पे चीज़ हो रही है, लेकिन इक्विलिब्रियम मेंटेन है, लेकिन स्टेबल कंडीशन यहाँ पर होती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, इसीलिए क्वेश्चन थर्ड का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, समझ आया, ओके। ना फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारे पास है PCl5 PCl3 Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन इन अ क्लोज्ड कंटेनर एंड देयर कंसंट्रेशंस आर, ठीक है। तो यहाँ पे PCl5 है, PCl3 है, Cl2 वो इक्विलिब्रियम पे है, तो तीनों की कंसंट्रेशन दे रखी है, Kc की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पे Kc की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो Kc की वैल्यू पता करने के लिए Kc का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना बच्चे। यहाँ पे आप देखोगे दैट द Kc क्या होता है, इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट साइड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड, ठीक है, यही तो हमारा Kc होता है। अब ना Kc, अब इसको ध्यान से देखना, सारी कैलकुलेशन बताऊँगी तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। कैलकुलेशन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना, Kc अगर आप देखोगे प्रोडक्ट साइड हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, तो PCl3 एंड Cl2, और इसकी वैल्यूज़ भी हमारे पास हैं, PCl5 की वैल्यूज़ भी हैं, बस इस फॉर्मूले में पुट अप करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ Kc इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कंसनट्रेशन ऑफ PCl3 और कंसनट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ PCl5, ठीक है। सो नाउ Kc इज़ इक्वल टू एक्चुअली व्हाट, यहाँ पे हम कंसनट्रेशन लिख देंगे 1.2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इंटू Cl2 की कंसनट्रेशन भी सेम है 1.3 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर अपॉन 0.8 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये हमारे पास कंसनट्रेशन आ गई। अब आप ध्यान से देखोगे तो इससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे कुछ हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो आगे हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे Kc यहाँ पे कितना बचा है, इसका और इसका यहाँ पे आप ले 12 और 12 के स्क्वायर क्या होगा उस हिसाब से, और पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1.44, ठीक है, अपॉन 0.8 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो जब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे जब आप यहाँ कैंसिल आउट करोगे तो ये इतना आएगा। जब आप इसको 8 और यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर ये अपना कितना आ जाएगा 18, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना आएगा 10⁻⁻3, ठीक है, 10 था तो यहाँ पे कितना आया 1.8 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है। ऑप्शन आप देख लो कौन सा करेक्ट है मोल पर लीटर में। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड एकदम करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स भी कैंसिल हो जाएंगे तो सेकंड यहाँ पे करेक्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ अ करेक्ट वन। अब फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला जो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है वो है इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर कैप्ड इन परफेक्टली इंसुलेटेड फ्लास्क, मतलब कि यहाँ पे हमने मिक्सचर रखा है आइस और वाटर का एक इंसुलेटेड फ्लास्क में, तो मास जो है आइस का और वाटर का वो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, नहीं होगा बच्चे, क्योंकि इंसुलेटेड फ्लास्क में रखा है तो मास उसके अंदर है, तो मास आइस का जो है या वाटर का जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट तो यहाँ पे करेक्ट है। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ ए रेड कलर इंक्रीजेस व्हेन ऑक्सैलिक एसिड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ ए कंटेनिंग आयरन 3 नाइट्रेट एंड पोटेशियम थायोसाइनेट। नाउ व्हाट डज इट से, लाइक मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ठीक है, अगर मैंने इसको रिएक्शन से समझाऊंगी तो आपको बेटर समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने आयरन 3 बोला है तो Fe3 बोला है ना, हाँ Fe3 बोला है इन्होंने यहाँ पे आयरन 3,
है ना। तो जब यहाँ पे इन्होंने ये बोला है तो बच्चे आपको ये देखना है, यहाँ पे इन्होंने थायोसाइनाइड का, तो यहाँ पे नाइट्रेट भी है, मैं Fe+3 ले रही हूँ बस, ठीक है, नाइट्रेट वाइट्रेट नहीं ले रही हूँ ईजी करने के लिए। अब यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन किया इसने, तो यहाँ पे ये क्या है, SN3 है ना, थायोसाइनाइड। अब जब यहाँ पे ये रिएक्शन होगी बच्चे, जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो यहाँ पे FeHCN3 बन जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से समझो रिएक्शंस के थ्रू। यहाँ पर ये जो है कह रहे हैं कि जब इंटेंसिटी रेड कलर की तब इंक्रीज होगी जब यहाँ पे व्हेन एक्जेलिक एसिड इज एडेड टू अ सोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये सोल्यूशन जो है मतलब रेड बन रहा है, ठीक है, रेड बन रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जब हमने ऑक्जेलिक एसिड डाला, सपोज करो ये इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पे ये बना रहा है, ठीक है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड डाला, ऑक्जेलिक एसिड कौन से सोल्यूशन में डाला, यहाँ पे आयरन 3 नाइट्रेट के सोल्यूशन में, तो ऑक्जेलिक एसिड डाला मैंने इसमें, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड में डाल देती हूँ भाई। ओके, ना ऑक्जेलिक एसिड इस सोल्यूशन में, ब्यूटीफुल से सोल्यूशन में हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब ये जो सोल्यूशन हमारा बना, अब ये जो सोल्यूशन बना हमारा, तो यहाँ से क्या होना चाहिए बच्चे, यहाँ से जो हमारी रेड कलर की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज़ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बोला कि ये जो है और ये जो है मिल के यहाँ पर रेड कलर बना रहे हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या कि ये आ गया कहानी में, अब ये आ गया तो कहीं ना कहीं रेड कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी, बिकॉज़ ये सोल्यूशन में ये दोनों चीज़ें हैं। आई होप सो मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियर कराने के बिलूँ, तो यहाँ पे ये क्या करें, Fe+3 जो है यहाँ पर और ऑक्जेलिक एसिड जो है, ये दोनों मिलके यहाँ पर रेड कलर की इंटेंसिटी को डिक्रीज़ करेंगे। तो रिएक्शन जो है यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन कहीं ना कहीं शिफ्ट होने की कोशिश करेगी, ठीक है, क्योंकि जो रेड कलर की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। होप सो आप कनेक्ट करने के बिलो ये वाला पॉइंट कि यहाँ पे रेड कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट उतना था और जब मैंने और कुछ उसमें मिला दिया तो ऑब्वियसली वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी। जबकि यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है कि यहाँ पर इंटेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज़ होगी। सो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट पॉइंट। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। आगे के सॉल्यूशन, आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑन एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इज़ नॉट अफेक्टेड। एडिशन जब हम कैटलिस्ट का करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू पे तो वो अफेक्ट नहीं होगा। नाउ व्हाट डज इट से, दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कि यहाँ पे Kc आ गया। नाउ Kc का फॉर्मूला मैंने अभी आपको याद कराया कि Kc का फॉर्मूला नहीं भूलना है, ठीक है। तो Kc का फॉर्मूला प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है और यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है, ठीक है। अगर मैंने सपोज करो कोई कैटलिस्ट यहाँ पे ऐड भी कर दिया, कोई कैटलिस्ट यहाँ पे मैंने ऐड भी कर दिया, कैटलिस्ट यहाँ पे ऐड कर दिया सपोज, तो यहाँ पे जो रिएक्शन में बदलाव आएगा वो दोनों में आएगा, ना सिर्फ फॉरवर्ड में जबकि बैकवर्ड में भी आएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चे और यहाँ पे बोथ जो चीज़ें हैं, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ओवरऑल यहाँ पे Kc कांस्टेंट रहेगा। दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि कैंसिल आउट हो रहा है तो Kc तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई। तो ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे Kc की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन विद अ नेगेटिव H वैल्यू डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। नाउ व्हाट डज इट से, दिस से कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसमें कि यहाँ पे डेल्टा H जो है, डेल्टा H की वैल्यू डिक्रीज़ होगी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो हाँ ऐसा होगा क्योंकि देखो डेल्टा H जो है नेगेटिव है यहाँ पर, जब हम टेम्परेचर ऑलरेडी है, पता है आपको डेल्टा H कब होता है, जब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलरेडी है, ऑलरेडी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली अब वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन हाइपोक्लोराइड एसिड एडेड टू द कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन एट अ रूम टेम्परेचर, जो इनमें से कौन सी फॉलोइंग रिएक्शन यहाँ पर होगी बिकम्स ब्लू। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर हाइपोक्लोराइड एसिड है, दिस इज़ आर हाइपोक्लोराइड एसिड, ठीक है। यहाँ पर कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ इसने रिएक्ट किया, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और जो मिक्सचर हमारे पास टर्न आउट होके आया वो आया ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन कूलिंग द मिक्सचर, तो ये यहाँ पे पिंक फिर से पिंक हो रहा है। ऑन द बेसिस इनमें से कौन सी करेक्ट चीज़ होगी यहाँ पे ये बताने।
तो हो क्या रहा है, यहाँ पर जब ये पिंक था कोबाल्ट, यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रेट का सोल्यूशन है, जब ये पिंक था, ये वाटर नहीं आएगा, नाइट्रेट आएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन में है ना NO3 होगा, ठीक है, तो कोबाल्ट नाइट्रेट है, ऐसे समझ लीजिए आप। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं यहाँ पे इसको, ये जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर रही है, ठीक है, ऑब्वियसली ब्लू कलर हो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं जब मैं इसको कूल कर रही हूँ, है ना, कूल कर रही हूँ, कूलिंग कर रही हूँ, तो ये वापस से पिंक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखने की बात क्या है कि यहाँ पर जब यहाँ पे रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है, मतलब यहाँ पे हीट, जब हम हीट कर रहे हैं तभी तो ये आगे जाके ब्लू बना रहा है। अब हीट कर रहे हैं तो मतलब कि क्या हुआ, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस है मतलब कि यहाँ पे जो डेल्टा H है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, बिकॉज यहाँ पे हमें पता है डेल्टा H में यहाँ ये पॉजिटिव रहता है एंडोथर्मिक प्रोसेस में, ठीक है। अब डेल्टा H प्रोसेस में यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा, तो वही ये आगे जाके ब्लू में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज़ वो पिंक ही रह जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। ओवरऑल यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन किसकी लेनी थी कि किस तरीके से यहाँ पे डेल्टा H के बारे में बताना था, तो यहाँ से आप बता सकते हो यस डेल्टा H जो है हमारा यहाँ पर वो ग्रेटर देन होगा ज़ीरो फॉर द रिएक्शन। ओके, आई होप मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। द सेवेंथ क्वेश्चन इज दिस कि द pH ऑफ अ न्यूट्रल वाटर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, वो 7 है, ठीक है। तो हुआ क्या, pH जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर 7 है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज, हाउएवर द कंसनट्रेशन ऑफ H+ और OH- आर इक्वल। नाउ द pH पूछ रहा है एट द 60 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना होगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखने के लिए यहाँ पर फटाफट से हम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन करेंगे फटाफट से ना। देखो यहाँ पर कह रहे हैं जैसे कि वाटर में आयोनाइजेशन हो रही है, तो मतलब वाटर में आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास H2O है ना। अब H2O यहाँ पर आयोनाइजेशन हुआ यहाँ पर, तो H+ और OH- में जाके आगे आयोनाइज करेगा वो, ठीक है। तो एज अ टेम्परेचर इंक्रीज़ करा, टेम्परेचर जब मैंने इंक्रीज़ करा तो यहाँ पर तो ये आयोनाइजेशन हमारी इंक्रीज़ हुई, ठीक है, आयोनाइजेशन हमारी इंक्रीज़ हुई। अब आयोनाइजेशन हमारी इंक्रीज़ हुई बच्चे, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव होता है, डेल्टा मतलब H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई ना, ठीक है, ओके। तो ये अल्फ़ा है यहाँ पे, तो इसको हम आयोनाइजेशन के उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करा, आयोनाइजेशन इंक्रीज़ करा, मतलब कि H+ इंक्रीज़ हो गए सोल्यूशन में। अब यहाँ पर आपको क्या पता है, एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, दैट द pH इज़ एक्चुअली यहाँ पर आप देखोगे कि जो pH है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है H+ आयन के। सो जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ H+ आयन बढ़ रहे हैं, H+ आयन बढ़ रहे हैं, तो मतलब कि यहाँ पर pH जो होगी वो क्या होगी, कम होगी ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी 25 डिग्री पे 7 दे रखा है pH, तो 60 डिग्री पे टेम्परेचर जब भी बढ़ाएंगे pH, तो यहाँ पे pH कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली लेस देन 7 यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ओके, आई होप सो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। बच्चे आपको ज़रा से वीडियो पसंद आ रही हो, प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी आपको चैप्टर के लग रहे हो NCERT एग्जाम्पल क्वेश्चन टफ है उसको कमेंट में लिखो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ मूव इन टू द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए Ka इज़ अ मेजर ऑफ ए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। न Ka वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, फॉर्मिक एसिड, तीनों क्या हमारे पास यहाँ पे दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ ए pH 0.1 मोल यहाँ पे दे रखा है डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं, आपको चारों यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं बच्चे आराम से, तो इसको देख लीजिए, इनमें से हमें ऑर्डर निकालना है। तो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास 3 दे रखे हैं, ठीक है। तो Ka की वैल्यू जो है हमारे पास, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर Ka की वैल्यू है वो एसिटिक एसिड की जो है वो कितनी है यहाँ पे 1.7 × 10⁻⁵, ठीक है।
और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो कितने पे ले रहे हैं, हाँ 0.1 मोल पे ले रहे हैं। तो जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.1 मोल पे। और ये के की वैल्यू है हमारे पास। अब के की वैल्यू हाइपोक्लोरस एसिड में शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो इसकी कितनी है यहाँ पे 3 × 10⁻⁸ और कंसंट्रेशन तो सेम रहेगी फॉर द 3 सोल्यूशन। और यहाँ पे फॉर्मिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है 1.8 × 10⁻⁴। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डाटा है। अब यहाँ पे देखोगे आप कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि जैसे ही यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए जब आप चैप्टर पढ़ते हो, तो यहाँ पे H+ जो होता है वो यहाँ पे इक्वल होता है √of KAC। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वेन एवर यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द KA द H+ आयन कंसनट्रेशन वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जहाँ पे अगर हमने अभी देखा कि H+ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है pH के, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे अब यहाँ पे pH यहाँ पे कम होगा जैसे ही H+ आयन इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे हम pH के बारे में ही देख रहे हैं ना, pH ही निकालना है हमको। तो यहाँ पे जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी Ka की उसकी pH कम होगी सबसे। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको यहाँ पे किसकी दिख रही है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो फॉर्मिक एसिड की है। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो क्या होगा, उसकी pH सबसे कम होगी। सो जो ऑर्डर है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि यहाँ पे मैं ऑर्डर लिख दूँगी। तो फॉर्मिक एसिड जो है उसकी सबसे कम होगा pH। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 1.7 × 10⁻⁵ है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये जो होगा तो ये यहाँ पे इधर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी pH वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, तो सॉरी इसकी Ka वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे pH इसका कम हो गया। और देन यहाँ पे देखोगे तो आप देखोगे कि सबसे कम जो यहाँ पे हमारे पास K वैल्यू है वो है यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड का, तो वो होगा सबसे ज़्यादा pH वैल्यू इसकी हो जाएगी। ठीक है, सॉरी आई प्लेस द एरो रॉन्ग या। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड की सबसे कम होगी, देन हमारे पास यहाँ पे होगी एसिटिक एसिड की, देन हमारे पास यहाँ पे होगी हाइपोक्लोरस एसिड की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा pH की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हाइपोक्लोरस एसिड, देन एसिटिक एसिड, देन फॉर्मिक एसिड। आपको ऑप्शन दिख रहा है, यस हमें तो यस ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 9 कर रहे हैं, फटाफट से करते हैं। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे Ka1, Ka2, Ka3 रिस्पेक्टिव आयनाइजेशन कांस्टेंट है फॉलोइंग रिएक्शन के लिए 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे करेक्ट रिलेशनशिप पूछा है। अब यहाँ पे फटाफट से हम देखेंगे करेक्ट रिलेशनशिप क्या बनेगा। अब Ka क्या होता है, मैंने आपको बताया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन में देखना होता है। तो फटाफट से लिखेंगे Ka1 क्या है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है H+, ठीक है, और यहाँ पे HS- अपॉन H2S। ठीक है, और जब आप Ka2 देखोगे तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ Ka2, स्पेस थोड़ा कम है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो यहाँ पे H+ कंसनट्रेशन है और S2- कंसनट्रेशन है अपॉन यहाँ पे HS- की कंसनट्रेशन है। ठीक है, ओके। अब जब आप यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लोगे बच्चे, जब आप इसको कॉपी में सॉल्व करोगे तो ऐसे ही लिखना है, इक्वेशन 2 मान लोगे इसको। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। तो इन दोनों को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई आप लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना इसका, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास देखोगे यहाँ पर क्या बचेगा H+, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास H+ का स्क्वायर बचेगा बच्चे, तो 2 H+ बचेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 H+ बचेंगे यहाँ पे और S- बचेगा। ठीक है, S2- बचेगा, तो ये यहाँ पर ये आ गया और अपॉन यहाँ पे H2S बचेगा। तो ये यहाँ पे इक्वेशन 3 बन रही है। इक्वेशन 3 कब बनी, जब यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करा। तो आई कैन से ना कि यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे हमारा Ka3 तब बना जब हमने Ka1 × Ka2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एसिडिटी ऑफ द
3 कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। कौन से कंसेप्ट पे यहाँ पे इसको देखेंगे? तो सबसे पहले BF3 है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखो, तो आप फटाफट से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने BF3 को ड्रॉ करा। अब ना यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इट वॉन्ट टू कम्प्लीट द ऑक्टेट, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा बच्चे, तो ये यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर। तो यहाँ पे ये क्या है? एक्सेप्टर है ना, एक्सेप्टर है यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का। तो ये यहाँ पे लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है बच्चे, वो यहाँ पे लुईस एसिड कहलाता है। और लुईस एसिड कहलाता है तो बच्चे ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमें बताता है? ये एक्सप्लेन होता है हमारे फ्रॉम द लुईस कॉन्सेप्ट, ठीक है। लुईस कॉन्सेप्ट से ये हमारा एक्सप्लेन होता है। तो ऑप्शन नंबर जब आप देखोगे लुईस कॉन्सेप्ट से ये एक्सप्लेन होता है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ बफर सोल्यूशन व्हेन मिक्स विद द इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनमें से बफर सोल्यूशन इक्वल वॉल्यूम में कौन सा देगा? अब यहाँ पे बफर क्या होता है बच्चे? बफर जो भी मैं बोल रही हूँ इसको ध्यान से सुनोगे। तो बफर एक ऐसा सोल्यूशन होता है, जिसमें कि हमें कोई भी चेंज नहीं दिखता है पीएच में, चाहे हम उसमें यहाँ पे एसिड मिलाएं या बेस मिलाएं। आफ्टर एडिंग एसिड और बेस देयर वाज नो चेंज इन द सोल्यूशन ऑफ द पीएच, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सोल्यूशन इन विच नो चेंज इन पीएच आफ्टर एडिंग एसिड और बेस, ठीक है। ये मैंने आपको बताया बफर के बारे में। ना बफर जो होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। बफर जो होते हैं हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? हमारे पास एक एसिडिक बफर होता है और एक बेसिक बफर होते हैं। इस पर इसका हो जाएगा तो मैं ऐसे लिख देती हूँ। एक एसिडिक बफर होते हैं और एक बेसिक बफर होते हैं, ठीक है। अब बेसिक बफर और एसिडिक बफर में क्या फ़र्क होता है वो यहाँ पे फटाफट देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस के वे में भी इम्पॉर्टेंट है बच्चे। तो यहाँ पे देखोगे कि जो एसिडिक बफर होता है उसमें वीक एसिड होता है, या फिर और उसका कंजुगेटिव बेस होता है, ठीक है। और बेसिक बफर में जब आप देखोगे तो वीक बेस होगा प्लस उसके कंजुगेटेड एसिड होगा, ठीक है। ये बात है। और मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि यहाँ पे वीक एसिड होगा प्लस यहाँ पे सॉल्ट होगा ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये भी एक डेफिनेशन यहाँ पे होती है। सिमिलरली यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट द वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दूँ आपके लिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। नाउ यू सी दैट दिस इज अ वीक बेस, ठीक है, विद द सॉल्ट ऑफ द, ठीक है, वीक बेस का यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट हो गया। अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पर क्या मैं यहाँ पे एग्जांपल ले सकती हूँ दैट COOCH एसिटिक एसिड का, और यहाँ पे उसका सॉल्ट ले सकते हैं CH3COONA, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्पेस कम था बट आई विल ट्राई। तो ये आपको समझ आएगा ना ओवरव्यू। अब जब आप देखोगे पहला यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे कि पहला देखेंगे 0.1 मोल NaO अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एंड 0.1 मोल ऑफ द HCl। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है प्लस यहाँ पे HCl है और वो बना रहा है यहाँ पे हमारे पास NH4Cl प्लस वाटर, ठीक है। नाउ यू सी बच्चे कि यहाँ पर अगर यहाँ पे 0.1 मोल हुआ इसका एंड दे से दैट 0.1, ठीक है, दोनों का अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एंड HCl का। तो नाउ यू सी बच्चे दोनों कंज्यूम होके हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है NH4Cl, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं नहीं बन पाएगा बच्चे, है ना। तो यहाँ पर इक्वली वॉल्यूम में मिक्स नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट से समझाऊँ आपको, जैसे यहाँ पे 0.05 है मोल ऑफ NH4OH का, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, और 0.1 है बच्चे। यहाँ पर ये है, अगर मैंने यहाँ पर मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे
इसका आधा, ये हाफ है और ये 1 है। तो यहाँ पर अगर ये कंज्यूम हो गया, आफ्टर इट इज़ कंज्यूमिंग बच्चे, ये जब ये कंज्यूम हो जाएगा तब यहाँ पे 0.05 बनेगा, मतलब कि यहाँ पे HCl है, ठीक है, HCl है ना। तो तब यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा, ठीक है। तो HCl और NH4Cl ऐसा भी कुछ नहीं बनता है बच्चे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वाला पॉइंट। तो जैसे कि यहाँ पर थर्ड पॉइंट कह रहा है 0.1 एंड 0.05। हाँ, ये चीज़ कुछ हमने अभी देखी थी कि जैसे कि यहाँ पर अब ये इसमें क्या कहा जा रहा है, जब ये कंज्यूम हो जाएगा बच्चे, जब ये कंज्यूम हो जाएगा इतना, तो यहाँ पर इसका कितना बचेगा, 0.05 बचेगा, हाफ, ठीक है। तो ये और ये मिलके यहाँ पर ये चीज़ बना लेंगे, इसका कंज्यूम होके ये बनेगा, तो ये इक्वल रेशियो में बनेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, 0.05। और ये अभी हमने किस में देखा था बच्चे, याद करें, अभी हमने देखा था किस में, बेसिक बफर में, यस। तो यहाँ पे जब हमने देखा था यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड होता है, वीक बेस होता है, ठीक है, उसमें देखा था ना, वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ ए वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, वो चीज़ यहाँ पे बन रही है, ठीक है। इस चीज़ को ही आपको देख के चलना है, ओके। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं यहाँ पे। फोर्थ ऑप्शन कितना है, 0.1 एंड 0.1 ऑफ NaOH। नहीं बच्चे, NaOH नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस तो यूज़ ही नहीं हो रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस का यहाँ पे इसमें यूज़ ही नहीं हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस तो बन ही नहीं रहा है, आप देख भी रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। होप सो आपको ये चीज़ समझ आई हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो बच्चा आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट सिल्वर क्लोराइड मोस्ट सॉल्युबल। तो बच्चे सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सबसे ज़्यादा अमोनियम, एक्वस अमोनियम सोल्यूशन में सॉल्युबल होता है। ऑप्शन 4 करेक्ट इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे AgCl है, AgCl जो होता है वो यहाँ पे NH3, वो भी एक्वस के साथ यहाँ पे रिएक्ट करके AgNH3 ट्वाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है बच्चे, दिस इज़ सॉल्युबल, ठीक है, ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। ना क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ अ pH ऑफ 0.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड दे रखा है, वैल्यू दे रखी है। नाउ दिस इज़ अ रियली बिग क्वेश्चन, और यहाँ पे पूरा हमारे सोल्यूशन यहाँ पे परफॉर्म क्या मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बताऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी वैल्यू यहाँ पर pH, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन दी जा रही है और Ka की वैल्यू दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन और वैल्यू से बच्चे हमें तो एक फॉर्मूला याद आ रहा है, और वो फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है बच्चे, वो है H+ जो होता है, ठीक है, H+ जो होता है वो इक्वल है किसके, √of KAC, ठीक है। अभी इसके इक्वल है। नाउ अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी जा रही हैं, फटाफट से इसको पुट करेंगे, आंसर डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। नाउ ठीक है, तो यहाँ पे 1.74 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻2, 0.01 को मैंने क्या लिखा, 10⁻⁻2, ठीक है, ओके। नाउ आगे क्या होगा, आगे जब यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस तरीके से मैं इसको 17.4 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, इंटू तब यहाँ पे -5 और -2 की वैल्यू जो होके और एक और पॉइंट ऐड होके यहाँ पे 10⁻8 बन जाएगा, ठीक है। स्टेप वाइज आप सॉल्व करना, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए मैं ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 17.4 बना इंटू 10⁻⁻4 बना, ठीक है। तो यहाँ पे pH जो होता है वो माइनस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ यहाँ पे H+ होता है। तो अब यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पर pH निकालना था हमें, तो pH के फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। तो pH के फॉर्मूले में मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, माइनस लॉग ऑफ H+ कंसनट्रेशन इसका फॉर्मूला होता है, वो आप लिखेंगे खुद, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लॉग मैं लिख रही हूँ ऑफ 17.4, ठीक है बच्चे। ये जो है ना यहाँ पे बाहर आ गया, ये अंडर रूट के अंदर नहीं है, ठीक है,
सो दिस इज़ आउट फ्रॉम दी अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -8 हो गया था तो यहाँ पे ये -4 हो जाएगा और ये अंडर रूट के बाहर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अंडर रूट के बाहर आ गया है ना, आगे क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास pH है वो कितना आ जाएगी, यहाँ पर सिंस पावर है तो वो आगे आ जाती है लॉग में, ठीक है, ठीक है। जब भी log x इंटू log की पावर, देखो मैं यहाँ बता देती हूँ फिर हटा दूँगी यहाँ पे, जैसे log x है हमारे पास इंटू log y है, माइनस की है पावर यहाँ पे, तो ये जो है वो y आगे आ जाता है हमारे पास, ठीक है, और माइनस ऑफ log x हो जाएगा अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक फॉर्मूला आईडी होती है तो वो आप देख लेंगे खुद, ओके। लॉग आपको बेसिक एक बार इस चैप्टर को करने से पहले पढ़ लेना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आगे, और यहाँ पे log √of 17.4, ठीक है, माइनस ऑफ log, ठीक है, 17.4। अब जैसे ये log है हमारे पास, log है हमारे पास, तो 17.4 को मैं यहाँ पे हाफ पावर लिख सकती हूँ अंडर रूट को, यस मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ फर्दर यहाँ पे माइनस ऑफ log, इस बार हम पावर आगे लिख लेंगे, माइनस log ऑफ अराउंड, इसको अप्रॉक्स करके 18 लिख लेंगे, ठीक है। फिर आगे जाके यहाँ पे हम 4 इंटू माइनस log 2 इंटू 9 लिख सकती हूँ मैं 18 को, यस लिख सकती हूँ, ठीक है। आगे का इतना नोट करने के बाद मैं आगे कर रही हूँ बच्चे, इसको हटा रही हूँ, ओके। नाउ मैं कहाँ पर थी, माइनस ऑफ log हमने कर लिया था, 2 इंटू 9 लिख लिया था। अब 4 इंटू log को हम 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ, 9 को लिख सकती हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे 4 माइनस हाफ log 2, ठीक है। अब यहाँ पे log सॉल्व करना आना चाहिए, प्लस यहाँ पे पावर आगे आएगी तो 2 log 3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ फर्दर आगे सॉल्व कर रही हूँ, इसको हटा रही हूँ बच्चे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 4 माइनस ऑफ, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई थी log 2 की वो लिखेंगे हम, ठीक है। वैल्यू आई क्या थी याद करनी होगी इसको, और 2 इंटू जो log 3 की वैल्यू होती है वो लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद 4 इंटू माइनस ऑफ, ठीक है, इसको मैं कितना लिख सकती हूँ, इसको अब मैं सेपरेटली इसको आउट कर दूँगी, ठीक है। इसको हम सेपरेटली लिख लेंगे हाफ ऑफ करके, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं 0.3013 प्लस हाफ, ये सेपरेट हो जाएगा एंड दिस इज सेपरेटिंग, ठीक है। मैं इसको कलर से डिफाइन कर सकते हैं, सो दिस इज सेपरेट एंड दिस इज सेपरेट, ओके। नाउ हाफ इंटू 2, जो यहाँ वाला 2 है वो यहाँ आ जाएगा एंड 0.08, ठीक है ना। अब इसको हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये अराउंड कितना आ जाएगा, 0.15, और जब इसको यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब ओके, नाउ यहाँ पे 4 माइनस ऑफ जो हमने यहाँ पे 0.15 आया था वो लिखेंगे, प्लस जब हमने 2 को कैंसिल कर दिया था तो 0.48 हो गया था, ओके। नाउ 4 माइनस ऑफ ये कितना आ गया, 0.63 आ गया, ओके। इसको ऐड करने के बाद नाउ ये कितना आया हमारे पास, इसको आप माइनस करोगे तो 3.37 यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है, ओके ना। 3.37 के अप्रोक्स, क्योंकि हमने वहाँ पे 18 लिया था, 17.4 को 18 लिया था, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो गया आंसर में, बट यहाँ पे 3.37 को मैंने लिया है विच इज़ अप्रॉक्स इक्वल टू 3.4। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। पढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पे। Ka for the CH3COOH is this and Kb for
अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिस, द pH ऑफ अमोनियम एसिटेट विल बी। अब pH कितना होगा अमोनियम एसिटेट का हमें ये बताना है। नाउ K की वैल्यू हमारे पास एसिटिक एसिड की दे रखी है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की दे रखी है। अब pH यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, बस उसको देख लो और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। 7 + हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ ऑफ pKb। ना बच्चे यू नो दैट यहाँ पे आप वैल्यूज़ देख रहे हो, दे आर इक्वल। सो के की वैल्यू फॉर द एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ इक्वल। सो मैं कह सकती हूँ कि के की वैल्यू यहाँ पर, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट के की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास इक्वल है। सो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ दैट पी के ए एंड पी के बी इज़ ऑल्सो इक्वल फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, नाउ ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो pH हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर विच वन इज़ करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। ठीक है, ओके फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल बी करेक्ट फॉर द स्टेज ऑफ ए हाफ कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इनमें से कौन सी करेक्ट है हाफ कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन में। तो जब आप देखोगे यहाँ पर हाफ कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे जब ए और बी में कंप्लीशन हो रहा है तो हाफ कंप्लीट हो रहा है, मतलब मैं कह सकती हूँ कि 0.5 ठीक है ना। अब 0.5 है 0.5 है, तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब कि यहाँ पे मैं देख सकती हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख सकती हूँ मैं, है ना। 0.5 है, तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे ये कितना आ गया, 1 आ गया ना। तो जब यहाँ पे के 1 है तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, के की वैल्यू 1 आ गई। अब आगे देखो बच्चे, मैं प्रोसीड कर रही हूँ। तो के की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो डेल्टा जी जो हमारे पास है, डेल्टा जी, क्यों मैं डेल्टा जी ले रही हूँ, क्योंकि ऑप्शंस में यहाँ पे डेल्टा जी हैं, तो उस हिसाब से ऑप्शंस को देख के आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ना। डेल्टा जी जो है वो यहाँ पे कितना होता है, हमें पता है डेल्टा जी इज़ माइनस ऑफ 2.0303 RT log K. Now you know that the log K was now log K नहीं, K is equal to 1, है ना। K is equal to 1 अभी हम सॉल्व करके आए हैं। सो नाउ K is equal to 1, जब ये log 1 हो गया तो ये कितना हो जाता है, log 1 0 हो जाता है। अब log 1 0 हो गया, सो आई कैन से दैट द डेल्टा जी वॉज ऑल्सो 0। सो यहाँ पे डेल्टा जी 0 हो जाएगा। फॉर द 15 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ अ करेक्ट वन। यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, हाँ यस। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इन विच ऑफ द डायरेक्शन विल द गैस फेस reaction proceed to re-establish equilibrium predicted by Lee-Chatterjee principle, consider the reactions N2 3H2। यहाँ पे अमोनिया हमारे पास हिबो प्रोसेस हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ द टोटल प्रेशर एट विच द इक्विलिब्रियम इज established is increased without changing the temperature। now what does this say? this say कि यहाँ पर हमारे पास क्या बढ़ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग। यस, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो टोटल प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम का वो स्टैब्लिश हो रहा है ना, इज़ इंक्रीज विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। अच्छा, जब हम टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं, बिकॉज क्यों मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, यहाँ पर के ऑप्शन में है। अब के की है, के जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब जब टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो के विल सेम। कभी कभी इतने बड़े क्वेश्चन दिख जाते हैं लेकिन आंसर उनका बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से छोटे कॉन्सेप्ट से बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। ना 17 पे मूव करता है। विच ऑफ व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए वाटर एसीटोन ईथर एट अ 30 डिग्री सेल्सियस व्हेन द अमाउंट ऑफ दीज कंपाउंड हैज ए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ईथर एज अ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, ठीक है, और ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। ठीक है ना। अब बच्चे आपने रिलेशन पढ़ी होगी, कौन से चैप्टर में आप पढ़ोगे भी आगे जाके। ठीक है, 12th में पढ़ोगे आप आगे जाके। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ दैट द वेपर प्रेशर वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, या बॉइलिंग पॉइंट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, सेम थिंग यहाँ पे होती है। नाउ अगर वेपर प्रेशर के यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ तो मतलब कि वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर उसका सबसे ज़्यादा कम होगा। तो मैं कह सकती हूँ यस, यहाँ पे वाटर का जो क्या पूछा गया हमारे पास क्वेश्चन में वेपर प्रेशर के बारे में, तो वेपर प्रेशर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है, वाटर का, तो उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। ईथर का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है तो उसका सबसे ज़्यादा होगा, और एसीटोन मिडिल में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। नंबर 1 टू द क्वेश्चन नंबर 18। एट 500 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज 5। 500 केल्विन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी जो है वो 5 है, ठीक है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एक हमारे पास रिएक्शन दी है, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द रिएक्शन, और केसी हमारे पास पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करते हैं फटाफट। तो इसमें जो रिएक्शन है वो रिवर्स है। अब रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है बच्चे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट उसमें से लाया गया है कि रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा। नाउ केसी की वैल्यू 5 दे रखी है हमारे पास यहाँ पर। अब आप देखोगे जो यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं अगर K2 मान लूँ, इसको KC मान लूँ, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि K2 जो है वो यहाँ पे इक्वल है, क्यों, क्योंकि हमने रिएक्शन इन्वर्स की है, तो बच्चे यहाँ पर ये इन्वर्स हो जाएगा KC, ठीक है, KC इन्वर्स हो जाएगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। नाउ लिसन बच्चे, यहाँ पर ये रिएक्शन आप देख रहे हो, ये हाफ है, ये 2 है। नाउ इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट दिस रिएक्शन ऑब्वियसली, तो ये यहाँ पर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास KC की वैल्यू 5 दे रखी है, तो K2 जो है 1/25 हो जाएगा ना, 1/25 हो जाएगा समथिंग दैट इज़ 0.04 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हमने रिएक्शंस को मल्टीप्लाई कर दिया, एक रिएक्शन सिंपल दे रखी है दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी पावर में आ जाता है, इसीलिए ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है, ओके ओके। चलो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। नाउ लास्ट क्वेश्चन विच इज आर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ लिसन बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑन एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्गन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। अब एक की पॉइंट्स यहाँ पे देख लिया करो, हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखना है, क्या डालना है, आर्गन डालना है, इक्विलिब्रियम को अनअफेक्टेड रहना है, कौन सा इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड रहेगा इसमें से। अब यहाँ पर जैसे कि ये एक वेसल है, अब मैं यहाँ पे ये आर्गन है, इसमें मैं यहाँ पे क्या डाला, आर्गन, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल इनिशियली रिएक्टेंट के यहाँ पे कांस्टेंट रहे होंगे, हम प्रोडक्ट के भी, ठीक है। जो चेंज हुआ होगा वो नेट एंड टोटल में हुआ होगा, चेंज जो होता है वो एंड टोटल में हुआ होगा, ठीक है, जो चेंज हमें देखने को मिला होगा। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे कि कंसेप्ट बता रही हूँ बच्चे, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट लिया, ठीक है, CR यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट लिया, तो वो क्या होगा, NR विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन वॉल्यूम, जो कि इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है। या तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट लिया मैंने और यहाँ पे उसके नंबर ऑफ मोल्स लिए अपॉन वॉल्यूम, जो कि कांस्टेंट है। तो ये दोनों ही केसेस में ये कांस्टेंट आएगा बच्चे, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है। अब ये जो कांस्टेंट हैं बच्चे, तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ, क्या कह सकती हूँ बच्चे, कि द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस at a constant volume has no effect on equilibrium position, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, है ना, इसको ऐसे अपने माइंड में उतार लो, इसीलिए मैंने इसको लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। बच्चे अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और कोई भी अच्छी चीज़ है जिसमें कि आपको डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडिंग, और कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग करते रहिए, पढ़ते रहिए,
एनसीईआरटी की लाइंस पे फोकस कीजिए। आज हमने क्या देखा कि थ्योरी से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस बने, ठीक है, तो उन पे फोकस कीजिए। फॉर्मूलेज यहाँ पे आपको याद होने चाहिए, किस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मूले को देख के डेल्टा जी वगैरह कितने सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड हैं। तो कंसेप्ट कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वे में आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। और ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन वीडियो यहाँ पे चैनल्स में अपलोडेड हैं, तो उसको जाके देख लेना अगर कुछ भी डाउट हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।